फिजिक्स के किसी भी आर्टिकल को याद कर लें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के बाद भूल जाता है, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते, 1 माह, 2 माह के बाद लाजमी तौर पर भूल जाता है। अक्सर ऐसे होता है। देखो, अब आर्टिकल क्यों भूला है? क्या आप चाहते थे कि वो आर्टिकल आपको भूले? आप नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो आर्टिकल आपको भूल गया है। आपने कोई अपनी एनर्जी नहीं लगाई उसको भुलाने के लिए। नेचुरल प्रोसेस है, आपने याद किया, कुछ अरसे के बाद भूल गया। आपने कोई वर्क नहीं किया उसको भुलाने के लिए। लेकिन क्या आर्टिकल खुद ब खुद याद भी हो सकता है? देखो, जैसे भूला है, भूला नेचुरली है, खुद ब खुद भूल गया है, तो क्या खुद ब खुद याद भी हो सकता है? जब खुद ब खुद भूल गया है तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल होना चाहिए कि खुद ब खुद याद हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के इसी दुख को समझते हुए फिजिक्स में एक आर्टिकल पढ़ा जाता है जिसका नाम है एंट्रोपी। फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एंट्रोपी। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं कि एंट्रोपी का कंसेप्ट आया कहां से था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ क्लाजियस। उन्होंने 1856 में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था एंट्रोपी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि जो क्लाजियस सर थे उनको यह जरूरत क्यों महसूस हुई, उन्होंने एंट्रोपी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? देखो, क्वेश्चन तो बनता है ना कि रुडोल्फ क्लाजियस सर ने एंट्रोपी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, आखिर इसकी क्या जरूरत पेश आई थी। देखो, आपने ऑलरेडी कुछ स्टेट वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी। मान लो कोई एक कंटेनर है जिसमें गैस प्रेजेंट है और उस गैस का इस वक्त कोई ना कोई प्रेशर होगा, इसके साथ कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी। लेकिन इनमें से कोई वेरिएबल भी हमें यह नहीं बताता कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना रैंडमली मूव कर रहे हैं, या फिर अगर गैस एक क्लोज फ्लास्क में है उसको ओपन कर देंगे, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन तो है। तो रुडोल्फ क्लाजियस सर ने यह सोचा कि कोई ऐसा पैरामीटर भी होना चाहिए, कोई ऐसा वेरिएबल भी होना चाहिए जिससे हम उस गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस के बारे में बता सकें कि कितना ज्यादा रैंडमली वो मूव कर रहे हैं। तो वहां पर फिर उन्होंने इन स्टेट वेरिएबल्स के साथ एक और स्टेट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। क्या कहते हैं? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है? इट इज बेसिकली ए स्टेट वेरिएबल जो कि क्या बताता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस के बारे में बताता है कि कितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, कितनी ज्यादा रैंडमनेस है। तो यहां पर फिर हमने ये सेंटेंस लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू थर्मोडायनामिक्स बाय रुडोल्फ क्लाजियस इन 1856। रुडोल्फ क्लाजियस सर ने कब इंट्रोड्यूस करवाया? 1856 में। क्यों इंट्रोड्यूस करवाया उसका रीजन मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब एक्चुअली ये एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करता है, यानी कि हमें एक रिलेशन प्रोवाइड कर देगा जिसमें हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटेटिवली मालूम हो जाएगा। तो इसको हम आगे चलकर स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो एंट्रोपी है ये एक स्टेट वेरिएबल है। यहां पर नोट्स में भी क्योंकि लिखना है, यहां पर फिर हेडिंग लगा दी है एंट्रोपी एज अ स्टेट वेरिएबल, कि एंट्रोपी भी क्या है? ये एक स्टेट वेरिएबल है क्योंकि ये किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है। जिस तरह के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये क्या थे? स्टेट वेरिएबल्स थे। इसी तरीके से एंट्रोपी क्या है? स्टेट वेरिएबल। एंट्रोपी इज अ स्टेट वेरिएबल दैट प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी एंट्रोपी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में बताता है कि सिस्टम में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी कि कितनी रैंडमनेस है। देखो, जिस तरीके से जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो
यानी जिस टेबल के करीब आप बैठकर पढ़ते हो उस टेबल पर अगर बुक्स को 3-4 दिन तक आप अरेंज ना करो, उनको ऐसे ही रखते रहो, तो वो बिल्कुल स्कैटर हो जाएंगी, यानी वहां पर रेंडमनेस हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसा ही केस जब यहां पर होता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या कर गई है, बढ़ गई है। या फिर आप जब कोई परफ्यूम यूज करते हैं तो जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वहां से स्प्रे निकलता है, वो जल्दी से पूरे रूम में फैल जाता है, खुशबू फैल जाती है। देखिए अब वहां पर जो परफ्यूम बाहर निकला है उसको आप कलेक्ट करके अंदर ला सकते हैं वापस बॉटल में, नहीं ला सकते, यानी वहां पर वो फैल गया है, रेंडमली अब वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ है, डिसऑर्डर आ चुका है, रेंडमनेस आ चुकी है, एंट्रोपी बढ़ चुकी है। तो यहां पर ये जो एंट्रोपी है ना, ये बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। एक्चुअली जिसकी हम डेफिनेशन करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस। तो यहां पर एक्चुअली ये जो एंट्रोपी है, इट इज अ स्टेट वेरिएबल जस्ट लाइक अदर वेरिएबल्स, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी है। यहां पर अब हेडिंग लगा दी है डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। देखो जिस तरीके से जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते रहे हैं पहले लेक्चर्स में, उसमें क्या कहते थे, डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जिस तरह इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल था और हम उसके चेंज में इंटरेस्टेड थे, ऐसे नहीं कहते थे कि इंटरनल एनर्जी इतनी है, इंटरनल एनर्जी इतनी है, ये कहते थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आया है। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट उसमें यही होता है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। साइकिल के स्टार्ट पर सिस्टम की कितनी इंटरनल एनर्जी थी, साइकिल कंप्लीट होने के बाद सिस्टम की कितनी इंटरनल एनर्जी है, फिर हम वहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते थे। जिस तरह पहले मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स में हमने किया, वर्क डन वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज को एक्सप्लेन करते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना है। तो यहां पर भी बेसिकली फिर हम चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं, ना कि एंट्रोपी को। यानी जिस तरह एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी हम नहीं कहते थे, इसी तरीके से एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी नहीं कहेंगे। देखो कंसेप्ट हो सकता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी का, लेकिन बेसिकली फिजिक्स के किसी टॉपिक में हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके साथ हमने डील करना है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, यानी सिस्टम की पहले एंट्रोपी इतनी है, टेम्परेचर में चेंज आया, हीट प्रोवाइड की, यानी कुछ भी स्टेट चेंज होने के बाद अब एंट्रोपी इतनी हो चुकी है। तो पहले कितनी एंट्रोपी थी, अब कितनी एंट्रोपी है, एंट्रोपी किस तरीके से चेंज हुई है, इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने ये देखना होता है कि एंट्रोपी में चेंज आया कितना है, पहले कितनी थी, बाद में कितनी है। तो इसी वजह से फिर हम एंट्रोपी को डिफाइन नहीं करते, बल्कि चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, देखो अगर कोई भी सिस्टम है, उसमें हम हीट ऐड करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है जिसमें सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, डेल्टा क्यू, यानी कि डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। अब बच्चे पूछते हैं सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है, तो याद रखें जो टेम्परेचर केल्विन स्केल से मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर जब ये रिलेशन यूज करेंगे तो टेम्परेचर को किस में पुट करना होगा, केल्विन में पुट करना होगा। इसी वजह से इसको डिफाइन करते वक्त हमने लिख दिया है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन शॉर्ट यहां पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर, यानी टेम्परेचर टी पर हम सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं, डेल्टा क्यू हीट हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, तो उसमें एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी कितनी इंक्रीज करेगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी, यानी टेम्परेचर को टी ही रखते हुए। यहां पर मैं एक सिस्टम कंसिडर करता हूं, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इसमें कुछ गैस प्रेजेंट है। अगर यहां पर इस गैस का टेम्परेचर टी ही रखते हुए, ओवरऑल टेम्परेचर कितना रखते हुए, टी, कितनी हीट प्रोवाइड करता हूं, डेल्टा क्यू हीट, कितनी हीट प्रोवाइड करता हूं, डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड करता हूं, तो यहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा दैट वुड बी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। तो डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहां से फिर आपको मालूम होगा कि एंट्रोपी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन एंट्रोपी को क्या लिखते हैं, डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा क्यू ओवर टी। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक करते हैं, यहां पर डेल्टा टी लिखते थे, बट डेल्टा टी नहीं लिखना, टेम्परेचर को टी ही रखते हुए अगर डेल्टा क्यू हीट ऐड की जाएगी तो उस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो इस रिलेशन से निकलेगा। यहां पर नीचे यही सेंटेंस लिख दिया है, जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के केस में हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से सिर्फ एंट्रोपी को डिस्कस नहीं करते बल्कि चेंज इन एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं। अब हमने देखना है कि जब चेंज इन एंट्रोपी है तो इसका मतलब है
कि चेंज में एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है। देखो चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज किस किस तरीके से आ सकता है। चेंज ऐसे भी आ सकता है पहले एंट्रोपी ज्यादा है बाद में एंट्रोपी कम हुई है। चेंज ऐसे भी आ सकता है पहले एंट्रोपी कम है बाद में ज्यादा हुई है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगी फिर भी चेंज आएगा, एंट्रोपी कम होगी फिर भी चेंज आएगा। तो यहां पर फिर हमने देखना है कि जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो उस वक्त किस तरीके का चेंज आएगा, जब एंट्रोपी कम होगी यानी डिक्रीज करेगी तो उस केस में किस तरीके का चेंज आएगा। इन शॉर्ट यहां पर हमने क्या डिस्कस करने हैं, साइन कन्वेंशंस। तो क्या हेडिंग लगाएंगे, साइन कन्वेंशंस। यहां पर फिर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज और नेगेटिव एंट्रोपी चेंज की हेडिंग लगा दी, क्योंकि साइन कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं तो साइंस क्या होंगे, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी किस वक्त पॉजिटिव होगा, चेंज इन एंट्रोपी किस वक्त नेगेटिव होगा, इसको हमने डिस्कस करना है। यहां पर ऑलरेडी रिलेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि जब सिस्टम हीट डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब करेगा तो एंट्रोपी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन मैं अगेन से एक बात रिवाइज करता हूं बार बार कि ये जो रिलेशन है ये किस वक्त होल्ड करेगा, जब टेम्परेचर को टी ही रखते हुए, जब टेम्परेचर को टी ही रखते हुए सिस्टम में डेल्टा क्यू हीट ऐड की जाएगी तो उस केस में ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। यहां पर अब चलिए, जब सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो मान लो एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है, मैं रफ साइड पे वर्क कर रहा हूं, ये रफ वर्क है, ये सिस्टम है, इसमें क्या की, हीट ऐड की, हीट ऐड की। पहले इस सिस्टम की मान लो एंट्रोपी कितनी थी, S1 थी, बाद में क्या की, हीट ऐड की, एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ के कितनी हो गई, मान लो S2 हो गई। अब चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यही लिखेंगे ना, S2 माइनस S1। अब ज्यादा वाला कौन सा है, S2 वाला बड़ा है ना और S छोटा है, S1 कम थी, क्यों हीट ऐड की, S2 यानी एंट्रोपी बढ़कर कितनी होगी, S2। तो S2 माइनस S1 करेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हीट ऐड करेंगे तो उस वक्त चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम। अब इसी के केस में उल्टा दो, मान लो सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं, क्या करें, सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं, पहले एंट्रोपी S1 है, अब ये एंट्रोपी ज्यादा है, जब हीट क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे, जब हीट निकालेंगे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब है ये वाली कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जब S2 छोटा होगा S1 बड़ा होगा, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है जब सिस्टम में से हीट को रिमूव करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही बात लिखी है, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव व्हेन हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। तो यहां पर समझ आया कि ये साइन कन्वेंशंस क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज रिमूव चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, समझना है बात को कि जब हीट ऐड करेंगे, पहले एंट्रोपी कम थी, हीट ऐड करेंगे एंट्रोपी बढ़ जाएगी, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जब हीट ऐड करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सिस्टम में से हीट को रिमूव करेंगे, पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, रिमूव किया, एंट्रोपी क्या हुई, कम हुई, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। जब आंसर माइनस में आएगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है जब भी सिस्टम में हीट ऐड करेंगे चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। सिर्फ एंट्रोपी की बात नहीं करनी, चेंज इन एंट्रोपी, वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन एंट्रोपी। जब सिस्टम में हीट ऐड करेंगे चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव। जब सिस्टम में से हीट रिमूव करेंगे चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक रिजर्वायर है, क्या है, रिजर्वायर है, और यहां पर भी एक रिजर्वायर है, और लेट से इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। अब हम ये मानकर चलेंगे कि ये वाला रिजर्वायर हॉट रिजर्वायर है और नीचे वाला रिजर्वायर क्या है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, यानी कि इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। यहां पर फिर मैं कह सकता हूं T1 इज ग्रेटर देन T2, और ये दोनों एक रॉड के साथ क्या है, अटैच्ड है। मान लो ये एक रॉड है जिसके साथ ये अटैच्ड है।
अब हीट किधर फ्लो करेगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। नेचुरली ऐसे ही होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको पढ़ाया था। यानी कि हीट इधर फ्लो करेगी। अगर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि हीट क्यू यहां से निकलेगी और वो वाली हीट क्यू यहां पर इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहां पर हमने कुछ इसी तरह का सिनेरियो लिया है। सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्लोज फ्रॉम ए रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। कहता है कि एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, उसमें से हीट क्यू फ्लो करती है। किधर फ्लो करती है? थ्रू अ कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड में से टू अ रिजर्वायर। कौन से रिजर्वायर में? ऐसे रिजर्वायर में जिसका टेम्परेचर T2 है। और सिचुएशन क्या है? व्हेन T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी जो T1 है ये ज्यादा है T2 से। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये वाला जो रिजर्वायर है इसमें से हीट को रिमूव कर रहे हैं। हीट किधर फ्लो कर रही है? इधर से इधर। जब इसमें से हीट रिमूव हो रही है तो यहां पर फिर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? सोच के बताना। हीट रिमूव करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। अभी बता चुका हूं। तो इसका मतलब है कि यहां पर चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। ओके। और इसमें क्या हो रही है? हीट ऐड हो रही है। देखो हीट फ्लो करके आ रही है, आ रही है, आ रही है इस रिजर्वायर से इस रिजर्वायर में, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है। एक कंडक्टिंग रॉड से जब ये दोनों अटैच है तो हीट फ्लो की जा रही है। यहां से हीट निकल रही है, यहां पर ऐड हो रही है। जब इसमें हीट ऐड हो रही है, व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इस केस में क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव का क्या मतलब है? कि डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर जो हीट निकल रही है वो कितनी है? क्यू। क्यू हीट निकली है कौन से टेम्परेचर पर? T1 टेम्परेचर पर। क्यू हीट निकली है T1 टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब यह है कि इस रिजर्वायर में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो इस अमाउंट से डिक्रीज हुआ है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, कि वो रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 है उसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। किस फैक्टर से? बाय Q ओवर T1, क्योंकि यहां पर क्या साइन आ रहा है? नेगेटिव। जब नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? डिक्रीज हुआ है, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। किस फैक्टर से? Q ओवर T1 से, क्योंकि इसने हीट लूज की है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? देखो इस रिजर्वायर की बात करनी है। इस T2 टेम्परेचर वाले रिजर्वायर में जब हीट Q ऐड हो रही है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव। यहां पर कितनी हीट ऐड होगी? देखो यहां से इतनी रिमूव हुई, यही हीट यहां पर आके ऐड हो गई। कितनी हीट ऐड हुई? Q हीट। Q हीट ऐड हुई कौन से टेम्परेचर पर ऐड हुई? T2 पे। अब यहां पर क्योंकि हीट ऐड हो रही है, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर 2 है, इसमें चेंज इन एंट्रोपी इस फैक्टर से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से हमने लिखा है द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 विच गेन्स हीट, क्योंकि इसने हीट गेन की है तो यहां पे जो चेंज इन एंट्रोपी वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कौन से फैक्टर से? Q ओवर T2 से। तो यहां पर ये दोनों सेंटेंस समझ आए। ये 2 केसेस थे। इस रिजर्वायर में से हीट निकली, इस रिजर्वायर में हीट ऐड हुई। जब हीट निकली तो यहां पर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? यहां पर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? अब हमें देखना है नेट चेंज इन एंट्रोपी। देखो यहां पर मैं इसको कह सकता हूं माइनस Q ओवर T1, इसको कह सकता हूं Q ओवर T2, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि देखो यहां पर हीट निकल रही है। जब हीट निकल रही है तो यहां पर चेंज इन एंट्रोपी क्या है? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव है तो उसके साथ हम नेगेटिव लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है? यहां पर बेसिकली नेट चेंज इन एंट्रोपी डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले आप लोग जरा मुझे बताओ कि Q ओवर T2 बड़ा है या Q ओवर T1? कौन सा बड़ा है बच्चों? यहां पर ये कंडीशन थी T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 बड़ा है T2 से। T1 इज ग्रेटर मतलब के T1 बड़ा है, T2 फिर क्या हो जाएगा? T1 बड़ा है T2 से, तो इसका मतलब है कि T2 छोटा है T1 से। तो इस तरह फिर सॉल्व किया करो। T1 बड़ा है, T2 क्या है? छोटा है। T1 बड़ा है, T2 क्या है? छोटा है। Q तो सेम है यहां पर भी, यहां पर भी। अब यहां पर जरा बताओ, जब किसी छोटी चीज पे डिवाइड करेंगे किसी को तो आंसर क्या आएगा? जब किसी
छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर बड़ा आएगा ना। डिवाइड करके क्या आता है, बड़ा आंसर आता है। इसका मतलब है कि Q/T2 इज ग्रेटर देन Q/T1। समझ आ रही है बात की। यहां पर अब यही सेंटेंस लिख दिया है, एज T1 इज ग्रेटर देन T2 सो Q/T2 इज ग्रेटर देन Q/T1। जब T1 बड़ा है T2 से तो यहां पर फिर Q/T2 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा Q/T1 से, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। अब यहां पर नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, देखो हीट फ्लो करके किधर गई, टेंपरेचर T2 वाले रिजर्वायर में गई, तो वहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी है वो इंक्रीज होकर कितना हुआ है, Q/T2। तो इसका मतलब है Q/T2 में से हम माइनस करेंगे किसको, Q/T1 को, तो Q/T2 माइनस Q/T1। अब यहां पर Q/T2 ग्रेटर है, Q/T1 छोटा है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि नेट चेंज इन एंट्रोपी हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक जगह पे कम हुआ भी है, देखो यहां पे चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है, लेकिन नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना है, नेट चेंज इन एंट्रोपी हमेशा हर हाल में इंक्रीज ही करेगा। देखो जब भी हीट फ्लो करेगी तो टेंपरेचर T2 वाले रिजर्वायर में जब हीट जाएगी तो उस केस में क्या होगा, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज एंट्रोपी में से पहले वाली माइनस करेंगे जो कि डिक्रीज होगी है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो कि एक स्टेट वेरिएबल है, इसका चेंज हमेशा क्या करता है, इंक्रीज ही करता है। यानी कि यहां पर चेंज इन एंट्रोपी, जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब ये स्टेटमेंट है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहां से फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेट कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी कह सकते हैं आप। पहले जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक केल्विन स्टेटमेंट थी, एक क्लासियस स्टेटमेंट थी। तो अभी हमने यहां पर एक और सेंटेंस पढ़ा है कि नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी हैं उनमें जो नेट चेंज इन एंट्रोपी होगा वो ऑलवेज 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 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हमने ये सेंटेंस लिखा है, इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग हीट फ्लो। देखो यहां पर ये नेचुरल प्रोसेस था, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हीट क्या फ्लो करती है, नेचुरली फ्लो करती है। कोल्ड से हॉट की तरफ तो हमें वर्क करना पड़ता है, लेकिन हॉट से कोल्ड की तरफ क्या करती है, नेचुरली फ्लो करती है। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है, हीट नेचुरली फ्लो करती है। जब भी आप दो बॉडीज एक दूसरे के करीब लाएं या दो बॉडीज इन कांटेक्ट आए जिनमें से एक का टेंपरेचर हाई है और दूसरी का टेंपरेचर लो है, तो नेचुरली फ्लो किधर होगा हीट का, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा। तो यहां पर इसका मतलब है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं जिनमें हीट का फ्लो नेचुरली होता है, देयर इज ऑलवेज अ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी वहां पर देखने को मिलता है। देखो हॉट बॉडी से हीट निकली, उसमें तो एंट्रोपी की कमी आई, लेकिन वहां पर जब कोल्ड बॉडी में हीट एब्जॉर्ब होगी उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो जो नेट चेंज आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करोगे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि नेट चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। तो यहां पर फिर क्या लिखा है, दिस गिव्स अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अनदर स्टेटमेंट क्या है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस, अगर कोई भी सिस्टम नेचुरल प्रोसेस को अंडरगो करता है तो उस केस में क्या होगा, इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट कॉजेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस द एनवायरनमेंट टू इंक्रीज। अब यहां पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये जो लिखा हुआ है ना, सिस्टम प्लस द एनवायरनमेंट टू इंक्रीज। देखो यहां पर मान लो हॉट कप ऑफ कॉफी पड़ा हुआ है, ये एक कप है मान लो इस तरीके से, इसमें चाय प्रेजेंट है, उसमें से यहां पर हीट निकल रही है इस तरीके से। देखो बाहर जो एनवायरनमेंट है उसका टेंपरेचर डाउन है, यहां से हीट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। जब हीट फ्लो हुई इसकी एंट्रोपी तो कम हो सकती है, लेकिन जो बाहर हीट निकली है, एनवायरनमेंट ने हीट एब्जॉर्ब की है, वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी एंट्रोपी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें क्या होगा, ये ऐसी डायरेक्शन में जाएगा कि जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसकी भी एंट्रोपी और अब जो सिस्टम की बढ़कर हुई है, जब आप नेट चेंज निकालेंगे तो डेट वुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि नेचुरल प्रोसेसेस में हमेशा हमेशा एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी है कि जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं, वहां पर अगर आप 3-4 दिन तक बुक्स को ऐसे ही रखते रहे, अरेंज ना करें, तो वो खुद ब खुद आपको बिखरी हुई नजर आएंगी, यानी वो बिखर तो खुद ब खुद गई हैं। ये एक नेचुरल सा प्रोसेस हुआ है,
लेकिन उनको दोबारा अरेंज करने में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि नेचुरल प्रोसेसेस में रेंडमनेस ही आती है। तो यहां पर फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी यही कहना चाहता है कि इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस, अगर नेचुरल प्रोसेस होगा तो उस केस में क्या होगा, ये ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस द एनवायरनमेंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंट्रोपी और डिसऑर्डर का आपस में क्या ताल्लुक है, रेंडमनेस और एंट्रोपी आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके डिस्कस करते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी और डिसऑर्डर के दरमियान क्या रिलेशन है, देखो जैसे जैसे डिसऑर्डर बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ती है, जैसे जैसे रेंडमनेस इंक्रीज करती है। एक बात पल्ले बांध दो, जहां भी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से रेंडमनेस बढ़ेगी, गैस प्रेजेंट है किसी कंटेनर में, गैस के साथ कुछ भी ऐसा कर दो कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन मजीद रैंडम हो जाए और ज्यादा रैंडम मोशन हो जाए, तो मान लो कि ऐसा करने से उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। जब भी रैंडमनेस बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो याद रखो जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनमें एंट्रोपी क्या करती है, बढ़ती है। सेकंड लॉ भी ये बताता था, अभी पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर फिर मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन देखनी है कि जब सिस्टम में हीट ऐड करते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है, डिसऑर्डर बढ़ता है जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ती है। तो यहां पर फिर इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेचुरल प्रोसेसेस टेंड टू प्रोसीड टूवर्ड अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर, यानी जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो चलते ही इस तरीके से हैं, यानी उनकी प्रोसीड होने की डायरेक्शन ही ऐसी होती है कि वहां पर एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसी बात को एग्जांपल से समझाया गया आपकी बुक में, उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो यहां से फिर पता क्या चलता है कि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और एंट्रोपी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। सबसे पहली एग्जांपल है हीट फ्लो की। देखो हीट किधर फ्लो करती है, नेचुरली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। अगर एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, अब हॉट बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन कैसा होगा, रैंडम मोशन होगा, ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पर जो कोल्ड बॉडी है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बनिस्बत हॉट बॉडी की कम होगी क्योंकि टेंपरेचर कम है। तो यहां पर वो एक फॉर्मेट में अरेंज है। देखो हॉट बॉडी है, यहां पर बड़े प्यारे तरीके से कोल्ड बॉडी है, उसमें मॉलिक्यूल्स अपने तरीके से घूम फिर रहे हैं, कोल्ड बॉडी में मॉलिक्यूल्स अपने तरीके से घूम फिर रहे हैं। लेकिन जब हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी तो आहिस्ता आहिस्ता हॉट बॉडी का टेंपरेचर डाउन होगा, कोल्ड बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा होता जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर यही बात लिखी है कि जब हीट फ्लो करेगी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि नेचुरली हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है और ये इरिवर्सिबल होता है, कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो सिस्टम में डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि हीट जब हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ फ्लो करेगी तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेट चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। द मॉलिक्यूल्स आर इनिशियली सॉर्टेड आउट, मॉलिक्यूल्स पहले सॉर्टेड थे। हॉट रिजर्वायर था, कोल्ड रिजर्वायर था, हॉट रिजर्वायर में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, कुछ कोल्ड रिजर्वायर में। हॉट रिजर्वायर वाले मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, कोल्ड रिजर्वायर वाले मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, यानी एक प्रॉपर तरतीब में वो मौजूद थे। लेकिन जब हीट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, तो अब सबकी एक जैसी हो जाएगी, ये एंट्रोपी आ जाएगी, रैंडम से सिस्टम हो जाएगा। जो पहले एक ऑर्डर मेंटेन था कि भाई ये हॉट है, ये कोल्ड है, अब वो ऑर्डर किधर गया? क्या जब हीट फ्लो करके दोनों बॉडीज का टेंपरेचर सेम हो जाएगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से हॉट कौन सी और कोल्ड कौन सी है? नहीं बता सकते। ये जो नहीं ना बता सकते इसी को कहते हैं एंट्रोपी। तो यहां पर यही लिखा है कि एक हॉटर रीजन था, एक कोल्डर रीजन था, एक ऑर्डर में अरेंज थे, लेकिन जब थर्मल इक्विलिब्रियम आया तो ये ऑर्डर क्या हुआ, लास्ट हो गया। एडिंग हीट टू अ सिस्टम इंक्रीजेस एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड्स, कि जब हीट सिस्टम में ऐड होगी, क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर पहले कोल्ड था, उसमें हीट ऐड हुई, टेंपरेचर क्या किया, बढ़ा, वहां पर एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो इस केस में क्या हुआ, रैंडमनेस ऑफ मोशन इंक्रीज कर गई। तो बच्चों जब भी रैंडमनेस ऑफ मोशन इंक्रीज करेगी क्या होगा, एक मर्तबा बोलो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। जब भी रैंडमनेस होगी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। अपने जहन से सोच के बताओ कि अगर गैस एक्सपेंड कर जाए, गैस प्रेजेंट है, ऑन इट्स ओन एक्सपेंड कर जाए, तो वहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास घूमने फिरने के लिए ज्यादा स्पेस बन जाएगी। देखो पहले अगर इतने से कंटेनर में थे, अब कंटेनर बड़ा हो गया, वही गैस है, तो अब मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस ज्यादा बन गई है, वो हर जगह पे घूमे फिरेंगे और रेंडमली मूव करेंगे, यानी रेंडमनेस यहां पर ज्यादा हो जाएगी।
जब फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होगी तो रेंडमनेस ज्यादा होगी, जब रेंडमनेस ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगा, एंट्रोपी। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इंक्रीजेस इट्स डिसऑर्डर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर रेंडमनेस ऑफ पोजीशन आफ्टर एक्सपेंशन देन बिफोर। यानी कि जब एक्सपेंशन होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वहां पर मजीद रेंडमली मूव कर सकेंगे क्योंकि स्पेस ज्यादा हो गया। जैसे टीचर क्लास से निकलता है तो आप लोग बातें स्टार्ट कर देते हैं, उछलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप क्या थे, टीचर ने आपको काफी दबा कर रखा हुआ था, हाँ, कि आप टीचर की वजह से नहीं बोल रहे थे। जैसे ही टीचर निकला, मान लो वहां पर एक एक्सपेंशन सी हो गई है, तो आप लोग क्या करते हो, घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हो, जिसका जिधर दिल करता है वो वहां पे बैठ जाता है, तो रेंडमनेस सी आ जाती है। तो यहां पर भी इसी तरीके से है कि जब एक्सपेंशन होती है तो गैस की मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस भी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद आपने ये वाला सेंटेंस लिख देना है। मैंने ये वाला सेंटेंस ब्लू मार्कर से लिखा है, आपने क्या करना है, ब्लू कट मार्कर से लिखना है। देखो जितनी भी हेडिंग्स यहां पर है ये आपने ब्लू कट मार्कर से देनी है, दरमियान में पेन से लिखना है, तो बड़ी एक शानदार सी लुक बनेगी। इसको आपने क्या करना है, ब्लू कट मार्कर से लिखना है, क्योंकि ये रिजल्ट है कि दोनों केसेस क्या थे, एक्चुअली नेचुरल प्रोसेसेस थे। ये भी नेचुरल प्रोसेस था, हीट किधर फ्लो करती है, हॉट से कोल्ड की तरफ, और यहां पर फ्री एक्सपेंशन क्या है, इट इज आल्सो नेचुरल प्रोसेस। तो इन दोनों नेचुरल प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो हमने डिस्कस भी क्या करना था कि एंट्रोपी नेचुरल प्रोसेसेस में क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है, एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, जिसको एग्जैक्टली रिट्रेस किया जा सकता है, यानी रिवर्स ऑर्डर में। जैसे डायरेक्ट प्रोसेस हुआ है इसी तरीके से उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे कि साइक्लिक हीट इंजन में हम पढ़ते रहे हैं कि जो प्रोसेसेस हैं वो एक साइकिल में परफॉर्म होते हैं। साइकिल के स्टार्ट में वर्किंग सब्सटेंस की जो इनिशियल स्टेट थी और साइकिल के एंड पर वर्किंग सब्सटेंस की जो फाइनल स्टेट थी वो दोनों सेम थी। तो एंट्रोपी क्या है, ये स्टेट वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस में साइकिल कंप्लीट होने पर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो इट्स मीन वहां पर जो एंट्रोपी है वो भी वापस से रिस्टोर हो जाती है, यानी पहले जितनी थी वापस दोबारा इतनी ही एंट्रोपी हो जाएगी। अगर प्रोसेस के दरमियान बढ़ी है, कम हुई है, तो वापस क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट रिस्टोर हो जाएगी। तो यहां पर फिर ऐसा प्रोसेस, ओनली दोज प्रोसेस वेयर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पर एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल स्टेट होगी। तो यहां पर यही बात लिखी है कि सिर्फ वही प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे जिनमें एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। और इरिवर्सिबल कौन से होंगे, ये तो भी हमने पढ़े हैं। जैसे कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो की, वो इरिवर्सिबल था। नेचुरली क्या है, हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है वो हमेशा क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और तमाम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब ये वाला जो सेंटेंस है, फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ये यूजुअली पूछा जाता है एमसीक्यूज में। और एमसीक्यू कुछ इस तरीके से बन के आता है, फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, आगे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ए होगा इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रहेगा कांस्टेंट, और डी लिख देगा नन ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीस, इस तरीके से कुछ कर देगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है, इसका रीजन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। यहां तक हमने देख लिया कि एंट्रोपी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में किस तरीके से होती है। अब हमने देखना यह है कि एंट्रोपी के बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हमने एंट्रोपी को पढ़ तो लिया है, लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उनको डिस्कस करना है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो एंट्रोपी के जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दैट आर एनर्जी डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ वर्क। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। एनर्जी डिग्रेडेशन का क्या मतलब है, एनर्जी डिग्रेड हो गई। डिग्रेड समझते हैं आप लोग, डिग्रेड होना, एनर्जी डिग्रेड हो जाती है। लॉस ऑफ वर्क, तो चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, जब भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो जो अपॉर्चुनिटी है टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क वो लॉस्ट हो जाती है। यानी कि जब एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज करती है तो जो अपॉर्चुनिटी है कि हीट को इस तरीके से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस अपॉर्चुनिटी में कमी आ जाती है, यानी वो लॉस्ट हो जाती है। वहां पर फिर ज्यादा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू एंट्रोपी।
अब कोई भी हीट इंजन क्यों परफेक्ट नहीं होता? जो हम पढ़ते थे ना, नो हीट इंजन इज परफेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। उसकी वजह क्या है? व्हाई इम्पॉसिबल, कि परफेक्ट हीट इंजन क्यों नहीं बन सकता? ड्यू टू एंट्रोपी। और जब भी बच्चों एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो उस केस में जो अपॉर्चुनिटी है हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की, वो लास्ट हो जाती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हॉट वाटर है कुछ और कुछ कोल्ड वाटर है। अब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या दोबारा से उनको हॉट और कोल्ड लेयर्स में वापस सेपरेट किया जा सकता है? उसी प्रोसेस को देखो, हॉट एंड कोल्ड वाटर है, उनको आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उनको स्पॉन्टेनियसली, मैं नॉन स्पॉन्टेनियसली की बात नहीं कर रहा, स्पॉन्टेनियसली उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि खुद ब खुद वो कभी भी दोबारा से हॉट और कोल्ड लेयर्स में सेपरेट नहीं होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बाल्टी में कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है, दोनों को मिक्स कर दें और फिर आप कहें कि खुद ब खुद इसमें हॉट हो जाएगा और इसमें कोल्ड हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भूल तो खुद जाता है लेकिन याद खुद नहीं हो सकता। यही तो एंट्रोपी है। तो यहां पर इसी वजह से लिखा है मिक्सिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर इंक्रीजेस एंट्रोपी। यानी जब आप हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स करते हैं तो वहां पर एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। द रिजल्टिंग वार्म वाटर कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली सेपरेट बैक इनटू हॉट एंड कोल्ड लेयर्स। यानी स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली वो सेपरेट नहीं हो सकता वापस से हॉट एंड कोल्ड लेयर्स में। क्यों? ड्यू टू एंट्रोपी। Although there is no loss of total energy, but some energy becomes unavailable for conversion into work. देखो बच्चों, यहां पर टोटल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एक हॉट वाटर था, कोल्ड वाटर, मान लो ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है। आपने कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। थर्मल एनर्जी थी, देखो इसमें क्या था? टेम्परेचर ज्यादा था, इसमें टेम्परेचर कम था। यहां पर फिर जब आपने मिक्स किया, हीट जल्दी से फ्लो हुई, वाटर क्या हुआ? वार्म हो गया। एक वार्म वाटर आपको मिल गया। जो कोल्ड वाटर था उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, जो हॉट वाटर था उसका कम हो गया, और अब एक नॉर्मल सा टेम्परेचर मेंटेन हो सका है। दोनों का एक ही टेम्परेचर है। यानी अब आपके पास फिर दोनों बकेट्स में क्या होगा? मिक्स करने के बाद दोनों में वार्म वाटर होगा। अब देखो, पहले तो हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो कर सकती थी। जब फ्लो कर सकती थी तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे वर्क में। लेकिन अब क्या हुआ है? नेचुरली जब वो मिक्स हुए हैं वाटर, तो अब दोनों बाल्टियों में आपके पास वार्म वाटर है। अब हीट कैसे फ्लो करेगी? तो यही है एंट्रोपी। यानी अब जो अपॉर्चुनिटी है टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, वो लास्ट हो चुकी है। टोटल एनर्जी का फिर भी लॉस नहीं हुआ। देखो यहां पर अगर हॉट वाटर में ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, यानी कि ज्यादा थर्मल एनर्जी है, इसमें कम थर्मल एनर्जी है। जब मिक्स किया, हीट ट्रांसफर हुई, थर्मल एनर्जी इधर क्या हुई? कम हो गई, और इस साइड पर क्या हुआ? थर्मल एनर्जी बढ़ गई। यानी टोटल एनर्जी फिर भी कंजर्व रहेगी, वो लास्ट नहीं हुई। बट जो अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, यहां पर हॉट था और यहां पर कोल्ड था कि हीट फ्लो कर सकती थी, वो अपॉर्चुनिटी लास्ट हो गई है। और ये जो अपॉर्चुनिटी का लॉस है ना, इसी को हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए समझते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को। एन इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस एनर्जी इज डिग्रेडेड। यानी अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो एनर्जी की क्या होगी? डिग्रेडेशन होगी। यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या है? मान लो HTR है और यहां पर दिस इज LTR। नजर आ रहा है आप लोगों को? HTR LTR। अब नेचुरली हीट किधर फ्लो करेगी? इधर फ्लो करेगी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यानी यहां से हीट क्यू निकलेगी और इसमें हीट क्यू क्या होगी? ऐड होगी। यहां पर अब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। इसकी एंट्रोपी में से इसकी माइनस करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। और एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यानी यहां पर एंट्रोपी क्या करेगी? एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी बच्चों यहां पर, तो इस केस में क्या होगा? एनर्जी की डिग्रेडेशन होगी। पहले यहां पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहां पर लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस अच्छा खासा है। अब हीट फ्लो कर रही है। अब यहां पे कोई भी इंजन लगाकर हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अभी एनर्जी डिग्रेड नहीं हुई, हायर लेवल की एनर्जी है। क्या है? हायर लेवल पर है। हायर लेवल यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब जब हीट इधर फ्लो करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी,
तो कुछ समय के बाद यहां पर दोनों का टेम्परेचर सेम होने लगेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लेट से इसका भी टेम्परेचर टी हो जाता है, इसका भी टेम्परेचर टी हो जाता है, तो हीट नेचुरली फिर कैसे फ्लो करेगी? नेचुरली हीट जब फ्लो नहीं कर सकती तो यहां पर फिर आपको वर्क ही नहीं मिलेगा, यानी कि एनर्जी तो फिर भी प्रेजेंट है बट लोअर लेवल की एनर्जी है। लोअर लेवल का मतलब है कि उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एनर्जी डिग्रेडेशन हुई है, एनर्जी डिग्रेड हुई है। तो यही बात हमने यहां पर लिखी है, एन इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस एनर्जी इज डिग्रेडेड फ्रॉम अ हायर मोर यूजफुल लेवल, यानी पहले हायर लेवल था, मोर यूजफुल एनर्जी थी, मोर यूजफुल एनर्जी थी जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, लेकिन इवेंचुअली जब हीट फ्लो करती रही नेचुरली कर रही है हॉट से कोल्ड की तरफ, जब नेचुरली कर रही है तो यहां पर दोनों का टेम्परेचर कुछ समय के बाद क्या होने लगेगा, इक्वल होने लगेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आने लगेगा। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आने लगेगा तो फिर हीट नहीं फ्लो करेगी और वहां पर आपको वर्क नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से एनर्जी डिग्रेड होगी, यानी मोर यूजफुल लेवल से किधर जाएगा, टू अ लोअर लेस यूजफुल लेवल। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा तो लोअर लेवल बनता जाएगा, यानी लेस यूजफुल लेवल। वो एनर्जी तो होगी लेकिन आप उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो यूजफुल नहीं रहेगी। तो यही बात हमने लिखी है कि एनर्जी क्या होगी, फ्रॉम हायर मोर यूजफुल लेवल वेयर मोर वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यहां पर ज्यादा वर्क हो सकता था, टेम्परेचर डिफरेंस जब ज्यादा था ज्यादा वर्क हो सकता था, टू अ लोअर लेस यूजफुल लेवल, यानी कि लोअर लेवल पे आई है, लेस यूजफुल लेवल पे, जहां पर उसको ज्यादा वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो दिस इज नोन एज एनर्जी डिग्रेडेशन। द एनर्जी इन अ सेंस इज डिग्रेडेड गोइंग फ्रॉम मोर ऑर्डरली फॉर्म टू लेस ऑर्डरली फॉर्म। मान लो यहां पर जब ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, दोबारा से ड्रा कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, नेचुरल जब हीट फ्लो करती रहेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे, वो जो अपॉर्चुनिटी थी टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क वो लास्ट हुई है। तो यहां पर फिर ये बात लिखी है कि गोइंग फ्रॉम मोर ऑर्डरली फॉर्म टू लेस ऑर्डरली फॉर्म, यहां पर HTR था, यहां पर LTR था, टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर लो था, यानी एक ऑर्डरली फॉर्म था। हम बता सकते थे कि इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है, लेकिन जब हीट फ्लो करती रहेगी दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, फिर आप कैसे बताएंगे कि ये हॉट है कैसे कोल्ड है? अब आप नहीं बता सकते जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो यही वजह है कि इवेंचुअली एंडिंग अप एज थर्मल एनर्जी, अब ये यहां पर आके थर्मल एनर्जी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। अब यहां पर जो एनर्जी है उसको आप यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की डिग्रेडेशन किस वजह से हुई है? ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। फाइनली यहां पर इस लास्ट हेडिंग में हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं और ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हेडिंग है। इसमें क्या देखना है? द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। अभी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी में देख चुके हैं कि नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं उनमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट हमेशा क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगर नेचुरल प्रोसेस में इंक्रीज करती है तो यूनिवर्स, ये तो है ही नेचुरल, तो यहां पर यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। तो इसलिए लिख दिया द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ये भी एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है? इन ऑल रियल प्रोसेसेस विद हीट ट्रांसफर द एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डिक्रीजेस। इस सेंटेंस में बेसिकली हमने वो समरी बयान कर दी है जो कि पहले हमने पढ़ी है अभी एनर्जी डिग्रेडेशन में, कि जो अपॉर्चुनिटी है हीट को कन्वर्ट करने की वर्क में वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी एनर्जी को, जो अवेलेबल एनर्जी है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी डिक्रीज कर जाती है या अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? एंट्रोपी अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाती है। याद रखो, जब भी लॉस ऑफ वर्क का ज़हन में सेंस आए तो वहां पर अल्टीमेटली एंट्रोपी इंक्रीज ही कर रही होती है। उसके बाद क्या है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द सम सिस्टम डिक्रीजेस देयरबाय डिक्रीजिंग द एंट्रोपी, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी फॉर सम अदर सिस्टम। रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ले लो। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? अंदर टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क कैसे करता है? कोल्ड रिजर्वायर से हीट को उठाता है तो हॉट रिजर्वायर में रिजेक्ट भी करता है। अगर कोल्ड रिजर्वायर में एंट्रोपी कम कर रहा है वो, तो इसका मतलब है कि जब वो हॉट रिजर्वायर में हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो वहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है।
बात की समझ आ रही है? अगर टेम्परेचर फ्रिज के अंदर डाउन हो रहा है तो फ्रिज की बैक साइड पे कभी हाथ लगा के देखिएगा, वहां पर टेम्परेचर की क्या सिचुएशन होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक सिस्टम की एंट्रोपी किसी वजह से डिक्रीज हुई है तो अल्टीमेटली किसी दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो नेट एंट्रोपी है वो हमेशा के लिए क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है। तो यहां पर हमने यही लिखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सम सिस्टम डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल लो, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो मतलब कि एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी फॉर सम अदर सिस्टम। अगर ऐसा हुआ है कि एंट्रोपी एक सिस्टम में डिक्रीज हुई है तो बाहर दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। जब ऐसा है तो फिर हम ये कह सकते हैं व्हेन ऑल सिस्टम्स आर कंसिडर्ड टुगेदर, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर वाले को भी और बाहर वाले को भी अगर एज ए होल कंसिडर किया जाए तो उस केस में क्या होगा, एंट्रोपी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो ऐसा ही होता है बच्चों यूनिवर्स में भी, यूनिवर्स की एंट्रोपी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इफ ऑल सिस्टम्स आर कंसिडर्ड टुगेदर एज द यूनिवर्स, यानी जब सारे सिस्टम्स को एज ए होल लिया जाए तो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है। अब यूजुअली इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन पे आपने सर्च करनी है, इसका आंसर ढूंढना है। देखो, जब भी हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पहले हम पढ़ते रहे काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसके बाद हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, डिफरेंट कन्वर्जन्स पढ़ते रहे हैं। तो हमने जहां जहां पर भी कन्वर्जन पढ़ी है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वहां पर हमने ये भी देखा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सारी की सारी ट्रांसफर नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होती थी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एनर्जी की ऐसी फॉर्म है, कोई एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर ट्रांसफर हो तो सारी की सारी ही ट्रांसफर हो जाती है? क्या कोई ऐसी एनर्जी है, क्वेश्चन को जरा समझो यहां पर रफ साइड पे, ऐसी एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म एक एनर्जी की फॉर्म है, वो दूसरी फॉर्म में क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है, अदर फॉर्म, क्या हुई है, अदर फॉर्म, और यहां पर कोई लॉस नहीं हुआ। ये जो एनर्जी थी ये सारी की सारी इस फॉर्म में आ चुकी है। जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूं तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं और बड़े बड़े शानदार आंसर करते हैं। यहीं पर इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के माइंड में थिंकिंग बिल्ड होती है, साइंटिफिक थिंकिंग, कि साइंस बनती कैसे। देखो, ऐसी थिंकिंग से जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं तो फिर आपको पता चलता है व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज एनर्जी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी की कोई एक ऐसी फॉर्म है, और हो सकता है कि आपको कुछ इसका आंसर मिल जाए और कुछ ऐसा आंसर मिल जाए कि जिससे आप सेटिस्फाई होंगे। लेकिन आपने जरूर आंसर कमेंट्स में बताना है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो ये जो एंट्रोपी वाला क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, जितनी मैंने आपको हेडिंग्स लगवाई हैं हर हेडिंग में से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपने इस आर्टिकल को प्रॉपर इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में अपने नोट्स में लिखना है, जहां पर मैंने पॉइंट्स बनवाए हैं इसी तरह पॉइंट्स लिखने हैं और प्रॉपर नीट एंड क्लीन नोट्स में लिखना है। जब फाइनली पेपर में ये क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में आपने सारे का सारा उठाकर लिख देना है, वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।